रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज़। और मैं हूं आपका दोस्त RJ रजत। और मैं बता दूं आपको कि छपरा आज हमारी टीम पहुंची है छपरा सदर अस्पताल। और आज हमारी एक ख़ास बातचीत होने वाली है डॉक्टर मेजर अजय कुमार शर्मा से, जो कि DIO हैं छपरा में। और इनसे हमारी ख़ास बातचीत होने वाली है टीबी को लेके। टीबी एक बीमारी है जिसके बारे में मुझे लगता है सभी को पता होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत ऐसी चीज़ें हैं और बहुत ऐसा कुछ चलाया जा रहा है अभियान, उसके बारे में शायद कम लोगों को पता होगा। लेकिन आज के इस बातचीत के दौरान आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। धन्यवाद। सर हमारी कुछ खास बातचीत है और टीबी को लेके जो छपरा सदर अस्पताल है वो काफ़ी एक्टिव है। और हमने इतने दिनों में देखा है कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो इससे निजात भी पा चुके हैं, ठीक भी हो चुके हैं, और कई सारी बातों को हमने अपने रेडियो के माध्यम से भी बताया है। तो मेरे कुछ बेसिक सवाल हैं टीबी को लेके। और मेरा सर पहला सवाल है कि टीबी कितने प्रकार के होते हैं और किन लक्षणों को देख के सतर्क होने की ज़रूरत है, मतलब लगने लगे कि भाई अब टीबी जो है वो हो सकता है। इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका उचित इलाज किया जाए तो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये ठीक होने वाली बीमारी है, इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक शंका पैदा हो जाती है, क्या पता ये बीमारी ठीक होगी अथवा नहीं होगी। तो पहली बात ये बता दें, ये एक बीमारी है जिसका अब संपूर्ण इलाज उपलब्ध है और संपूर्ण इलाज कराने पर मरीज है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़, ये बीमारी बहुत दिनों से ऐसा है कि इतिहास में भी इसका प्रमाण मिलता है और शुरू में इसका इलाज नहीं था, जिस कारण से इसको लोग क्षय रोग भी कहते थे। और आज़ादी के पहले इस बीमारी में किसी को अगर जानकारी हो गई कि टीबी की बीमारी हुई है तो लोग सोचते थे कि इसका तो इलाज है नहीं, तो अब इस बीमारी से हमारी जो उम्र है वो अब एक सीमित हो गई। लेकिन इसके लिए मेडिकल फील्ड में हर समय नए नए इजाद होते रहते हैं और इसकी पहली दवा सन 1948 में आई स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह एक सुई है। ये पहली दवा आई टीबी के लिए। लोगों को उम्मीद बनी कि अब ये बीमारी इलाज नहीं है, इसका इलाज अब संभव है। और 1948 से लेके अब तक इसके इलाज के लिए कई दवाओं का इजाद हुआ और अब हमारे पास में इसका पूर्ण इलाज करने के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं। हो सकता है कि कोई दवा से कोई आदमी को उतना सुधार नहीं हो रहा है, तो विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। तो यह संपूर्ण इलाज कराने पर बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। आपका दूसरा प्रश्न इसी में था सर कि इसके टाइप्स क्या होते हैं टीबी के? ऐसा है, टीबी बच्चों को नहीं हो तो इसके लिए टीकाकरण के द्वारा हम उसका प्रिवेंशन करते हैं। तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको BCG की टीका दी जाती है ताकि टीबी की बीमारी उसके शरीर में नहीं हो। और ये क्या हुआ, उसकी निरोधात्मक उपाय हुई, प्रिवेंटिव उपाय हुई। तो ये टीका बहुत ही कामयाब है और बच्चा के जन्म लेते के साथ ही हम उसको BCG का टीका देते हैं। चूँकि कुछ ही देश अब दुनिया में बचे हैं जहाँ पर अभी भी ये बीमारी हो रही है। डेवलप्ड देश जो है, जैसे अमेरिका हुआ या यूरोप के या पश्चिमी देश हुए, वहाँ ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। परंतु अपने देश में अभी भी ये बीमारी प्रेजेंट है और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 2025 तक इस देश को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए
भारतवर्ष ने अपना वर्ष 2021 जो है, जो अभी वर्ष है, इसको जन आंदोलन का वर्ष घोषित किया है, ताकि लोगों में जागरूकता हो और बचपन से लेके बड़े तक इसमें क्या उपाय करना है हम एक एक कर उसके विषय में आपको बताएंगे। पहला तो बतलाए, जैसे बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको BCG का हम टीका दिलाते हैं ताकि भविष्य में इसको ये बीमारी नहीं हो। उसके बाद बचपन में ये बीमारी हो सकता है, इसमें इसका जांच होता है, उसके लक्षण पाए जाते हैं, वो बीमारी हम कंफर्म करते हैं और उसका समुचित इलाज करते हैं। तो बचपन में जो बीमारी होती है, लक्षण बता देते हैं, क्योंकि बचपन में और बड़ों में इस बीमारी का लक्षण जो है बहुत कुछ कॉमन है। तो जिस आदमी को भी टीबी की बीमारी होती है, पहला लक्षण उसमें आता है कि उसको खांसी होती है और ये खांसी 15 दिन से अधिक ड्यूरेशन का होता है। जैसे सर्दी खांसी तो सामान्य चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में सभी को हो चुका है, लेकिन ये खांसी लंबी अवधि की होती है। 15 दिन से यदि अधिक समय से खांसी है तो एक शंका बनती है कि हो सकता है इसको टीबी की बीमारी हो। इसका दूसरा लक्षण है कि शाम के समय में जो इस रोग से प्रभावित होते हैं उनको बुखार आता है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। बहुत तेज बुखार नहीं रहता है, ये मान के चलिए 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कई बीमारियां हैं जिसमें आप सुने होंगे, जैसे मलेरिया है, इतना ज़्यादा बुखार होता है कि रजाई कंबल वगैरह मरीज को ओढ़ाने के बाद भी उनको ठंडा लगते रहता है। 103 डिग्री, 104 डिग्री, 105 डिग्री। कई अन्य बीमारियां हैं जिसमें बहुत तेज बुखार आता है, लेकिन इस बीमारी का जो बुखार है वो माइल्ड होता है, 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का। ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि रात में सोए में जो भी इससे प्रभावित होते हैं उनको पसीना चलता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें पसीना आना सामान्य बात है, लेकिन इस बीमारी में रात में सोने के समय जो मरीज हैं उनको पसीना चलता है। ये इसका तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है कि इसमें भूख कम लगता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि पहले मैं 2 रोटी खाता था, अब माँ देखती है कि वो 1 ही रोटी खा पाता है, तो इसमें भूख कम हो जाता है और कम खाने की वजह से उसका वजन घटने लगता है। मान लीजिए कोई वयस्क पुरुष हैं, उनका वजन 65 किलो था, तो वो बोलेंगे कि हमको देखिए अब हमारे भूख में कमी हो गई है और अभी हमने वजन लिया तो पिछले 6 महीने में यह 5 किलो कम हो गया है। तो ये 5 लक्षण हैं जो हमको इस बात की ओर इशारा करते हैं हो सकता है इस आदमी को टीबी की बीमारी हो। इसके लिए हमें जांच की सुविधा उपलब्ध है, जो हमारे यहाँ छपरा में सदर अस्पताल में और हर प्रखंड में हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी उपलब्ध है। इसमें हम पहला जांच करते हैं, चूँकि इसमें खांसी होती है तो जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं उनके खखार का हम जांच करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यह एक बैक्टीरिया के कारण बीमारी होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और हम जो खखार का जांच करते हैं उसमें खखार में प्रॉपर स्टेनिंग के पश्चात ढूंढते हैं वो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है अथवा नहीं। अगर खखार में वो बैक्टीरिया मिल जाता है
इसका मतलब उस आदमी को लक्षण है बीमारी का और यह टीबी की बीमारी से प्रभावित है। इसका दूसरा जांच है, सामान्यतः शरीर के ये किसी भी अंग में हो सकता है, अच्छा, परंतु अधिकांश लोगों को फेफड़ा में ये प्रभावित करता है। तो हम छाती का एक्सरे लेते हैं, एक्सरे चेस्ट। तो जो आदमी नॉर्मल है उसके एक्सरे में वो कोई दाग धब्बा नहीं रहता है, लेकिन जिन लोगों को टीबी की बीमारी है उसमें एक्सरे में वो दाग और धब्बा दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में नॉन होमोजीनियस ओपेसिटी कहते हैं। ये एक्सरे हुआ। इसके आगे भी छपरा में एडवांस जांच जो होता है जिसको हम लोग सीबी नेट कहते हैं, उसमें हम इस टीबी के बैक्टीरिया को भी देख लेते हैं, साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि वो बैक्टीरिया किन किन दवाओं से ख़त्म हो सकता है, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम रोगी को दवा दे रहे हैं परंतु जो अपेक्षित सुधार है उसमें नहीं हो रहा है। तो उसका कारण है कि वो दवा उस टीबी के कीटाणु पर असर नहीं कर रहा है। सीबी नेट मशीन के द्वारा यह भी जांच हो जाता है, क्योंकि अब टीबी के लिए हमको कई दवाएं उपलब्ध हैं, तो किस दवा से वो टीबी का बैक्टीरिया सेंसिटिव है, ताकि हम उस रोगी को वही दवा देते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। इसके अलावा भी कई एडवांस जांच हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बतलाया कि ये टीबी की बीमारी शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक बीमारी होती है जो मस्तिष्क में चला जाता है, इसको ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसके जांच के लिए जो ब्रेन की कंटिन्यूटी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, हम लोग लंबर पंक्चर करके वहाँ से उसका एक द्रव्य निकालते हैं जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उसमें हम देखते हैं कि टीबी के कीटाणु हैं कि नहीं हैं, और कीटाणु रहने से उनका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बदल जाता है, जैसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो केमिकल एनालिसिस से पता चलता है कि वो मस्तिष्क में टीबी के कीटाणु हैं अथवा नहीं है। उसी प्रकार जैसे फेफड़े में टीबी होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा छाती में पानी हो जाता है, तो हम लोग उस पानी को निकाल के उसका जांच करते हैं। दोनों चीज़ जांच करते हैं, टीबी के कीटाणु उसमें हैं या नहीं, और जो मैंने बोला केमिकल एनालिसिस, कीटाणु रहने से उस फ्लूइड का कंपोजिशन बदल जाता है, जैसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, उसका कलर जो है पीलापन लिए हो जाता है। तो इन सबों से हमें पता चल जाता है कि ये टीबी की बीमारी उस मनुष्य को है अथवा नहीं। अच्छा सर, हमारा अगला सवाल है कि टीबी के संक्रमण के प्रमुख कारण क्या है, किस वजह से टीबी हो सकता है, और इसके बाद इसके बचाव के लिए क्या क्या ज़रूरी है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और जैसे मैंने बोला कि वर्ष 2021 को भारत सरकार ने जन आंदोलन का वर्ष घोषित किया है, तो इसमें हमको लोगों को यह बतलाना है कि कैसे इससे बचें और क्यों ये हो जाता है। हमें कारण अगर मालूम है कि ये क्यों होता है तो आदमी उससे अपनी बचाव कर सकता है। तो पहला चीज़ है कि वैसे ही आदमी को होता है जिसकी इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस कम होती है। जो खाता पीता और स्वस्थ मनुष्य है उसको यह बीमारी नहीं होती है। चूँकि अपने देश में बहुत ऐसे आदमी हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनको जितना पोषाहार मिलना चाहिए जिससे कि हमारा इम्यूनिटी डेवलप करता है वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनका संसाधन कम है, तो यह पाया गया है कि वैसे लोगों में
इस बीमारी की संख्या अधिक है। हाँ। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक तो ये बीमारी नहीं हो तो बचपन में उसका बच्चों को टीका दिलाना है। बड़े लोगों को जिनको इम्यूनिटी कम है तो उनके पोषाहार में सुधार करके उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ओके। तीसरा चीज़ है, जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है या इसके लक्षण जिसमें आ गए हैं तो उनका समुचित इलाज करवाना है, क्योंकि फैलने का एक जरिया है कि एक आदमी जिसको यह बीमारी हो गई है वो खांसता है तो वो बैक्टीरिया फिर दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो एक हम लोग रेस्पिरेटरी हाइजीन कहते हैं, इसका कोरोना काल में भी बहुत महत्व है, क्योंकि सांस के द्वारा ही ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल रहा है, लेकिन जो स्वस्थ आदमी है उसको यह नहीं होता है। लेकिन जो आदमी न्यूट्रिशनली डिफिशिएंट है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को अधिक संभावना रहती है कि ये बीमारी हो जाएगी। तो तीसरी चीज़, एक बार जैसे किसी परिवार में एक सदस्य को यह बीमारी हो गई है तो अब एक नया कंसेप्ट आया है कि अन्य लोग परिवार के सदस्यों को वह बीमारी नहीं हो तो उसके लिए हम स्वस्थ परिवार के सदस्यों को भी दवा देते हैं, जिसको कि कीमो प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। उस घर के जितने बच्चे हैं उन लोगों को INH, यह एक टीबी की निरोधात्मक दवा है, दी जाती है ताकि उन लोगों को यह बीमारी नहीं फैले। तो मैंने 3 बातें बताई, एक तो टीकाकरण इसके प्रिवेंशन के लिए, दूसरा जिनको हो गया है उनका समुचित इलाज, तीसरा है रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना है, और चौथा उस घर के लोगों को कीमो प्रोफाइलैक्सिस देना। सर, हमारा अगला सवाल है कि यदि कोई टीबी मरीज निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराता है तो जो सरकार की तरफ से उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाती है वो उन्हें वहाँ मिलेगा या नहीं, इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये बहुत ही अच्छा आपने कहा, क्योंकि बहुधा देखा गया है कि जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बतलाया कि वैसे ही लोगों को यह बीमारी हो रही है जो कि गरीबी रेखा के नीचे है। उनमें बहुतायत है। ये बीमारी किसी को भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश वैसे ही व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और जिनका इम्यूनिटी कम है। जाहिर है गरीबी रेखा के नीचे हैं, इसका इलाज महंगा होता है, तो शुरू में वो प्राइवेट में चले जाते हैं और इसका इलाज लंबा चलता है। कम से कम 6 महीना के लिए इसकी दवा दी जाती है। तो एक तो उनके पास संसाधन कम है, तो ऐसा होता है कि वो अपना पूर्ण इलाज नहीं करा पाते हैं। मान लीजिए 1 महीना प्राइवेट से इलाज कराए, कुछ पैसे की कमी है, कुछ उन्हें लगा कि 1 महीना दवा खाए अब हमको शरीर थोड़ा ठीक हो रहा है, तो पुनः वो अपने काम पर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में होता है कि उनके बीमारी का एक तो पूरा इलाज नहीं हुआ और दूसरी बार जब ये दवा उनको दी जाएगी तो वो उस पर असर नहीं करेगा। अच्छा। वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो उनको सभी लोगों को आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि टीबी के इलाज के लिए सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं और संसाधन हर सरकारी अस्पताल में मुहैया कराई गई है। वो प्राइवेट में जाते हैं, ये एक गलत धारणा है कि प्राइवेट का दवा ज़्यादा कामयाब है और सरकारी दवा जो है वो कम असर करता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो दवा कंपनी दवा की दुकान में दवा देती है वही दवा कंपनी टीबी की दवा सरकार को भी मुहैया कराती है। बिल्कुल। और चूँकि
सरकारी संस्थानों में निशुल्क चिकित्सक इनको देखते हैं, इनकी निशुल्क सारी जांच होती है और कम से कम इनका इलाज 6 महीना चलना है। तो इसमें कोई भी पैसे की खर्च नहीं होती है, वे अपना पूर्ण इलाज करा सकते हैं। तो हम प्राइवेट मरीजों का भी डाटा अपने पास मेंटेन करते हैं। बहुधा देखा गया है कि महीना 2 महीना के बाद उनका संसाधन समाप्त हो जाता है और वो न तो अपना पूरा इलाज करा पाते हैं और दूसरी तरफ जो दवा खाए उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ताकि भविष्य में यदि दवा हम उनको देंगे तो वो असर नहीं करता है। तो आपके माध्यम से हम सब लोगों को कहना चाहेंगे कि आप सरकारी संस्थान में आइए और इसका इलाज जो प्राइवेट में होता है किसी भी तरह से उससे इन्फीरियर सरकारी संस्थानों में नहीं है और उसके ऊपर कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल, आपका पूरा इलाज निशुल्क होगा। और अभी भारत सरकार ने उनके पोषाहार के लिए इलाज के साथ साथ उनको कुछ आर्थिक मदद भी देती है। अच्छा, आप सरकारी संस्थान में रजिस्टर्ड रहते हैं तो वो पोषाहार के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित वो पैसा आपको दिया जाता है ताकि आप पोषाहार लेके अपना इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। ओके। अच्छा सर, आपने बोला कि टीबी मरीजों को, अगर कोई टीबी मरीज है तो उससे स्वस्थ व्यक्तियों को भी खतरा हो सकता है। तो सर आप बताएं कि किस तरीके का खतरा हो सकता है और वैसे मरीजों से स्वस्थ मरीज खुद को कैसे बचा के रखें? ये इसमें 2 बातें हो गई जैसा कि आपने पूछा था। एक तो मैंने कहा कि आपके माध्यम से खास करके जो टीबी के मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, ये हम अवश्य कहना चाहेंगे कि वो अपना रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन कर लें। इससे तात्पर्य है कि जैसे कोरोना के लिए हम लोग कहते हैं कि आप मास्क पहन के रहें ताकि आप खांसी करते हैं या आपके जो सांस छोड़ते हैं ये दूसरे व्यक्तियों तक नहीं जाए। ओके। फिर आप नज़दीक संपर्क में नहीं आए। आप कोरोना में भी कहते हैं कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप मान लीजिए सांस छोड़ते हैं और दूसरा व्यक्ति आपसे दूर है तो संभावना है कि जो बैक्टीरिया आपके सांस में निकल रहा है उन तक नहीं पहुँचे। ये तो उन व्यक्तियों के लिए है कि जो इससे ग्रसित हैं और जब कभी उनको खांसी आती है तो वो अपने नाक या मुंह पर कोई कपड़ा या मास्क रख के करें ताकि जो भी बैक्टीरिया खांसी में बाहर निकलता है वो दूर तक नहीं जाए। ये तो उन व्यक्तियों के लिए हुआ जो इससे प्रभावित हैं। परंतु स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतया उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो मान लीजिए 1-2 टीबी के बैक्टीरिया उनके शरीर में चला भी गया तो उससे बीमारी नहीं होती है और शरीर का जो इम्यूनिटी है उस बैक्टीरिया को मार देता है। फिर भी स्वस्थ व्यक्ति भी जैसे कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हैं, तो ये टीबी से बचने में भी काफ़ी सहायक होता है। अच्छा सर, एक और सवाल है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि टीबी का दवा जो है हमारे ज़िले में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? हाँ, ये आपने पूछा क्योंकि अधिकांश मरीज, एक तो भारतवर्ष है, ये गांव प्रधान देश है और हमारी 80% आबादी गांव में रहती है। तो हर प्रखंड में हमारा या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक। तो हमारे हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी की दवा उपलब्ध है। खाली दवा ही उपलब्ध नहीं है, टीबी के रोगी की जांच जो हम कहते हैं, हमारी माइक्रोस्कोपी सेंटर है। पूरे ज़िले में प्रखंड तो 20 ही हैं, लेकिन हमारा 26 माइक्रोस्कोपी सेंटर है जहां पर हम बलगम का जांच करके ये पता लगाते हैं कि टीबी की बीमारी है अथवा नहीं है। जो बड़े बड़े प्रखंड हैं उसमें एक प्रखंड में 2 भी है, 3 भी है, ऐसे हर प्रखंड मुख्यालय में हमारा माइक्रोस्कोपी सेंटर है
जहाँ बलगम की जांच होती है और हर प्रखंड में टीबी की दवा उपलब्ध है। ओके। अच्छा सर, मान लीजिए कि अगर टीबी मरीजों के साथ कोई भेदभाव करता है तो, या किसी प्रकार का भेदभाव होता है, तो उसके लिए विभाग के द्वारा क्या प्रक्रिया होती है? ये ऐसा है, आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है, क्योंकि पहले जब टीबी की दवा नहीं थी तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसका नाम था क्षय रोग। हाँ। तो लोग उन लोगों को एक तरह से समाज से निष्कासित कर देते थे। हाँ। कहीं सैनिटोरियम कहा जाता था, दूर दराज इलाके में वो मरीज को भेज देते थे। अगर अपने शारीरिक क्षमता से वो व्यक्ति ठीक हो गया, वो लौट के आता था, नहीं तो वो इस बात को मान लेते थे कि वो व्यक्ति इस बीमारी के कारण मर गया। परंतु टीबी की दवा आने के बाद सरकार की तरफ से ये सैनिटोरियल ट्रीटमेंट की प्रथा को समाप्त कर दी गई। अच्छा। अब कहीं भी जो टीबी के रोगी हैं उनको हम लोग भर्ती करके इलाज नहीं करते हैं। ठीक। दवा के कारण रिफैम्पिसिन एक दवा है जो स्पूटम में जो कीड़ा दूसरों तक पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं कि स्पूटम पॉजिटिव टीबी के रोगी हैं, सिर्फ 3 दिन रिफैम्पिसिन दवा खाने के बाद वो आदमी की स्पूटम जो पॉजिटिव रहती है वो निगेटिव हो जाती है। तो इससे वो दूसरे व्यक्ति को फैला नहीं सकते हैं, इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी दवा के आने के बाद सैनिटोरियम का इलाज समाप्त किया गया और अब घर में रहते हुए वो दवा खाते हैं। चूँकि दवा खा रहे हैं, वो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक सिर्फ उनको यही कहना है कि ये दवा को निर्धारित कम से कम 6 महीने अवश्य खाएं और अपना संपूर्ण इलाज अवश्य कराएं, क्योंकि ये हो सकता है कि 3 या 4 महीने के बाद वो स्वस्थ महसूस करें। हाँ। तो दवा को छोड़ दें। वैसा करने से 2 दिक्कत आता है। एक तो उनका पूर्ण इलाज नहीं हुआ, और दूसरी बार जब ये दवा देंगे तो वो उन पर असर नहीं करता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो टीबी से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, तो उस समय में क्या करना चाहिए सर, अगर टीबी की दवा वो बीच में छोड़ देते हैं और उसके बाद उन्हें कौन सा ऑप्शन अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा हमारे पास बहुत ही मरीज आते हैं कि वो टीबी का अधूरा इलाज करके ही छोड़ देते हैं। वो जैसे बोलते हैं कि चोटिल सांप जो रहता है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ भी वही बात है, आधा अधूरा जो इलाज करते हैं वो और वेंजेंस के साथ वापस आता है। तो मान लीजिए इनकी बीमारी के वजह से इनको थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन जब अगली बार यह बीमारी आता है तो वो कमजोरी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और पहली बार इनको जो दवा दिए थे, अब वो दवा इस बार कारगर नहीं होती। लेकिन अब हमारे पास, जैसा मैंने पहले बताया था, एडवांस्ड मशीन है जिसको सीबीनेट मशीन कहते हैं। वो बीमारी के साथ साथ ये भी जांच कर देता है कि कौन कौन दवा इनके ऊपर काम करेगा। अच्छा। तो हम इनको बदल के वो दवा देते हैं जिससे इनकी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला था कि चोटिल सांप है और भयानक हो जाता है, तब इनको दवा अधिक समय तक खाना पड़ता है। पहले तो हम बोले 6 ही महीना खाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है इनको 9 महीना खाना पड़े, किसी किसी केस में 2 वर्ष भी दवा खाना पड़ता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल छपरा ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और टीबी का इलाज पूर्ण करवाएं, बिल्कुल पूरा करवाएं। अच्छा सर, हमारा अगला जो सवाल है, और ये जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग, जैसा कि सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि 2025 तक टीबी उन्मूलन का ये एक लक्ष्य रखा गया है। तो सर इसके लिए कैसे कार्य कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? इसके लिए भारत सरकार से ही हर राज्यों में, जिस तरह से हम लोग पहले भी कई कार्यक्रम चलाए हैं, आप लोग को याद होगा पहले स्मॉल पॉक्स हुआ करता था 70 के दशक में।
पूरे राष्ट्र में ये कार्यक्रम चला के उस बीमारी को समाप्त किया गया। हाल फिलहाल में आप लोगों के समय में पोलियो का बीमारी आया, उसके उन्मूलन के लिए भी हम लोगों ने पूरे देशव्यापी अपना कार्यक्रम चलाया और अब उसका भी समापन हो चुका है। उसी तरह इस बार भी राष्ट्र स्तर पर हम लोग अपना लक्ष्य रखे हैं कि 2025 तक टीबी को समाप्त कर देना है। इसके लिए हम लोग हर दिशा में कार्य कर रहे हैं। पहला चीज़ है टीकाकरण, जिससे बच्चों को हो नहीं। दूसरा में है एक्टिव केस फाइंडिंग। अभी पिछले ही महीना हम लोगों ने किया था, पूरे राष्ट्र में जहाँ जहाँ टीबी के रोगी हैं उसमें हम लोग घर घर जाके पूछ के पता करके वो रोगी को निकाल रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। जैसा बोला कि उनके संपर्क में जो लोगों को संभावना है, चूँकि उसी परिस्थिति में वो रहते हैं तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है, तो उनको हम लोग प्रिवेंटिव दवा देते हैं जिसको कीमो प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 2021 को जन आंदोलन के रूप में भारत सरकार ने घोषित किया है, तो इसमें मुख्यतः है अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना है कि आपको यदि बीमारी का लक्षण है तो आप जांच कराइए, अगर बीमारी है उसका इलाज कराइए, आपके परिवार के सदस्य हैं उनको आप कैसे बचा सकते हैं। बचाने के लिए हम सरकार की तरफ से उनको कीमो प्रोफिलैक्सिस दवा दे रहे हैं और देशव्यापी ये मूवमेंट है। और जिस तरह से हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को समाप्त किया, पोलियो को समाप्त किया, तो सन 2025 तक ये बीमारी भी अब पास्ट की चीज़ हो जाएगी। जैसा कि विकसित देशों में ये बीमारी नहीं है, तो भारतवर्ष में भी आने वाले दिनों में ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। ओके सर, ये तो हमारे कुछ सवाल थे। अब हम चाहेंगे कि छपरा को आप एक मैसेज दें टीवी के ऊपर कि क्या कहना चाहेंगे छपरा वासियों को। इसके बारे में हम छपरा वासियों को ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये हमारा एक एम्बिशियस लक्ष्य है और जैसा आपको जानकारी होगा, भारत सरकार में उच्च स्तर के पदाधिकारी वो हमारे ही शहर से गए हैं। यहाँ के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे, डॉक्टर श्रीधर मुकुंद, उन्हीं के सुपुत्र हैं। और पूर्व में ये कार्यक्रम राष्ट्र स्तर पर वही देख रहे थे। अभी उनका प्रमोशन हो गया है और वो गृह विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं और वो हर साल दशहरे में यहाँ छपरा आते हैं और उनका एक संवाद है कि भारतवर्ष के लिए 2025 निर्धारित किया गया है, लेकिन हम एक साल पहले 2024 में इस बीमारी को यहाँ से ख़त्म कर दें। तो इसमें आप सबों का सहयोग अपेक्षित है और इस जन आंदोलन के माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम इसको करने में सफल होंगे। थैंक यू सर, रेडियो मयूर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।